नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रंजन है और आईएएस कीरा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक जीएस का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। Describe the procedure of creation and abolition of legislative councils in states. Should the legislative council be abolished? Examine 250 words का ये प्रश्न पूछा गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रहते हैं हमारे स्टेट में उसको लेकर। तो सबसे पहले इस प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। एक तो ये पूछा है कि क्या प्रोसीजर होता है क्रिएशन और अबॉलिशन का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं स्टेट में, और इसको एग्जामिन करिए कि क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इस प्रश्न को टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे जनरली लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद के नाम से भी स्टेट्स में जानते हैं। तो दिस इज अपर हाउस इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स। सब स्टेट्स में नहीं है, आप एक बार स्टेट्स के नाम देख लीजिएगा जहाँ जहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो ऐसे इसको मेंस में इसके आंसर में नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप इसके आर्टिकल को जरूर मेंशन कर दें कि किस आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल 169 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि किस तरीके से आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश या क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग बॉडी में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और एबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पावर ऑफ एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 169(1). तो इसको जरूर मेंशन कर दें, ये आपके टेक्निकल एंगल को दिखाता है। अब हम समझेंगे किस तरीके से अबॉलिश या क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट और टू अबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट pass a resolution which must be supported by majority of the strength of the house and 2/3 majority of the present and voting, जो कि एब्सोल्यूट एंड स्पेशल मेजोरिटी होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या अबॉलिश करने के लिए। तो ये इसका प्रोसीडियर हो गया। जब जब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करेंगे अबॉलिश करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो चेंज्ड। तो इसलिए इस ऐसे बिल को आर्टिकल 368 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके तहत इसको नहीं कंसिडर किया जाता है। द रिजोल्यूशन टू क्रिएट एंड अबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज टू बी असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑल्सो, जो कि एक प्रोसीडियर होता है। तो प्रेसिडेंट का असेंट इसमें लेना काफ़ी आवश्यक रहता है। एक बार जो प्रश्न का दूसरा एस्पेक्ट था उसको समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो सबसे पहले तो इट चेक्स अगेंस्ट द हेस्टी लेजिस्लेशन। तो कुछ ऐसे बिल आते हैं स्टेट लेवल पे जो काफ़ी हेस्टी हो सकते हैं, तो ऐसे बिल को ये चेक कर सकता है जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। अकोमोडेशन ऑफ टैलेंट ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार ऐसा हमने देखा है कि काफ़ी सारे एक्सपीरियंस या काफ़ी एल्डर जो पॉलिटिक्स में हैं वो सब नॉर्मल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से चुन के नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए एक ऐसे टैलेंटेड जो पूल है उसको एकोमोडेट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल काम में आता है। इनफैक्ट इसमें कुछ नॉमिनेटेड कोटा भी रहता है और इसमें आप टीचर्स और ग्रेजुएट्स के लिए रिजर्वेशन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आप अपने आंसर में हाईलाइट कर सकते हैं। इट इवन रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम को ये वर्कलोड का एब्जॉर्व करता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है। तो चूँकि इस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि अमूमन बजट या ऐसे चीज़ों को लेके उसमें लगातार कुछ कुछ चलते रहता है, तो आपको ऐसे कामों को ये कम कर देता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बर्डन को ऑब्जॉर्व करने का भी एक फीचर है इसका। अब क्रिटिसिज्म क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, क्यों इसको अबॉलिश करना चाहिए। ये माना जाता है कि वेरी माइनर रोल इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। नेग्लिजिबल रोल इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ मनी बिल में इसका कोई से नहीं रहता है। दे कैन ओनली डिले द एंटायर मनी बिल बाय 14 days। द फाइनल पावर ऑफ पासिंग इन ऑर्डिनरी बिल ऑल्सो लाइज विद द असेंबली। जनरल में वो पावर असेंबली के पास ही रहता है। इनफैक्ट बजट को काउंसिल सिर्फ डिस्कस करता है, इस पर वोट नहीं कर सकता है डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, जो कि अपना राज्यसभा और लोकसभा का डिफरेंस है वही स्टेट लेवल पे प्रिवेल करता है।
द काउंसिल हैज़ नो इफेक्टिव से इन द रेटिफिकेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि जाहिर है चूँकि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रेक्टिफिकेशन में कोई से नहीं रहता है. Finally, the very existence of the council depends on the will of the assembly. The council can be abolished by the parliament on the recommendation of the assembly. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो खुद ब खुद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे डिपेंडेंट है. अगर उन्होंने रिकमेंड कर दिया, जो कि हमने अभी देखा आर्टिकल 169(1), अगर रिकमेंड कर दिया अबॉलिश या क्रिएट करने के लिए, तो अबॉलिश या क्रिएट हो जाएगा. तो इस तरीके से हम दोनों पहलू को एग्जामिन कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अबॉलिश करना है कि नहीं करना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का. तो फाइनली ये कंक्लूजन देंगे कि although there are flaws in the functioning of the legislative council, it is important in a representative democracy. Hence, abolition of the legislative council is not a solution. Even second ARC का एक recommendation that it should be transformed to act as a representative of local government in state legislature, just like Raj Sabha represents states at the center. तो लोकल गवर्नमेंट को ये एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव के तहत देखा जा सकता है, जैसा कि राज्यसभा को हम देखते हैं एट अ सेंट्रल लेवल. तो ये हमारा पूरा आंसर का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और आप अपने इस आंसर को अटेम्प्ट करके हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं. हम आपको इवेलुएट करके इसको फिर से भेजेंगे. थैंक यू.